हाँ रणछोड़ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस ललित सर, आ रही है आवाज। रणछोड़ गर्ग को अनम्यूट करना है। रणछोड़ जी, आपको मैंने रिक्वेस्ट किया है। रणछोड़ जी, सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्ते। नमस्ते। शुरू करें सर? ललित जी रणछोड़ जी शुरू तैयार हो? कीजिए। जी सर। तो आप सिरोही से हैं रणछोड़ जी, जी सर। और रणछोड़ आपका नाम है। जी सर। क्या रणछोड़ शब्द का कुछ इसके बारे में क्या अर्थ वगैरह कैसा क्या है? सर, रणछोड़ का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, रण छोड़ के जाने वाला, कृष्ण भगवान के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब उन पर राजा कालयवन ने आक्रमण किया था, तो चूंकि वो उनको नहीं हरा सकते थे, उन्हें लगा कि अब यहाँ जहाँ अपनी हार निश्चित है, वहाँ लड़ने से बेहतर है कि अपनी कूटनीति से इसे हराया जाए, इसलिए वो रण छोड़कर भाग गए थे। उस कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। ठीक है। और सिरोही के ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ बता सकते हैं? सिरोही के संबंध में सर, सिरोही का कुछ ऐतिहासिक संदर्भ बताएं। इस नाम के साथ में। सिरोही का इतिहास बताइए शॉर्ट में। सर, सिरोही की स्थापना 1425 में राजा सहस्त्रमल ने की थी। सिरोही का शाब्दिक अर्थ सिर प्लस उही, मतलब सिर को काटने वाली होता है। बेसिकली अगर तात्पर्य समझे तो तलवार कह सकते हैं। सिरोही का दूसरा शब्द ये भी है कि यह राजा देवड़ा चौहान राजाओं की बहादुरी को बताते हैं कि सिर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे। देवड़ा चौहान शाखा का यहाँ शासन रहा है। ठीक है। अच्छा, सिरोही की कोई प्रमुख जनजाति बताइए। सर, गरासिया, भील। गरासिया। जी सर। ये गरासिया सिरोही के अलावा और भी कहीं है? हाँ सर, उदयपुर में भी है। उदयपुर और? सॉरी सर, मैं भी नहीं ठीक रुका। है, ठीक है। अच्छा, बताइए कि गरासिया लोग जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसको जी क्या? सर। सर, इसको झूम और वालरा दो कहते हैं। अच्छा, ये हरी भाबरी शब्द है, हरी भाबरी, जी सर। सुना है आपने? सॉरी सर, मैं गरासियों से संबंधित। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, बताएं टीएसपी क्या होता है? टीएसपी। सर, टीएसपी का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ जनजाति आबादी ज्यादा है, तो उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ताकि उनका विकास हो सके और वो मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है। राजस्थान में कितने जिले टीएसपी में आते हैं? सर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और उसके अलावा पाली, सिरोही, उदयपुर, ये इसका कुछ क्षेत्र, राजसमंद का कुछ क्षेत्र। कितने हुए? 7 तारीख में। 8? 7। 7? जी सर। 8 है टोटल। अच्छा, ये क्या सर? बताइए कि सिरोही के कितने गांव और तहसीलें टीएसपी में आती है? सर, सिरोही के एग्जैक्ट आंकड़े मुझे नहीं पता, सॉरी सर। पर 2 तहसील है। उनमें पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील है। ठीक है, अबू रोड। जी सर। अबू के जंगलों में एक ऐसी वनस्पति है जो विश्व में कहीं नहीं है, जी सर। उसका नाम बता सकते हैं? माउंट आबू डिसिल, डिसिल पटेरा, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ठीक है। पूरा नाम लंबा नाम है और आप पकड़। अच्छा, बताएं चंडेला गांव है आपके वहां सिरोही में, चंडे। सॉरी सर, मैंने इस बारे में नहीं सुना। ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है आपके, जी सर। कब मनाया जाता है? सॉरी सर, मैं नहीं पता। ठीक है। अच्छा, बताएं कि गौरीशंकर ओझा का सिरोही से क्या संबंध है? सर, गौरी शंकर ओझा जी जो है वो हमारे सिरोही के रोहिड़ा गांव से थे, और ये इतिहासकार रहे हुए हैं। इनकी कोई पुस्तक वगैरह कोई विशेष नाम? सॉरी सर, अभी मुझे किताबों का नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है। मैं इस बारे में अभी पढ़ाई करूंगा।
कर्नल टॉड की एक पुस्तक है, उसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा बताएं कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना और कार्य बताएं उसके। सॉरी सर, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, नहीं तो है, ठीक है। सॉरी। ठीक है, ठीक। ये एमए इतिहास से किया है आपने? जी सर। आधुनिक भारत से। जी सर। तो ये बताएं कि गोखले में कोई विरोधाभास था तो उसका कारण बता सकते हैं? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई थी। तिलक, लोकमान्य तिलक, उस आवाज आ रही है मेरी? जी सर। लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले में सैद्धांतिक विरोधाभास था। सर, जहाँ गोखले जी बेसिकली नरम धारा से संबंधित थे, वो अंग्रेजों का एक्सट्रीमिज्म के माध्यम से विरोध करना नहीं चाह रहे थे। वहीं तिलक जी जो है वो तिलक जी गरम दल के नेता थे। बेसिकली सर, दोनों के अंदर यही अंतर था। ठीक। अच्छा बताएं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान सर 1950, 26 जनवरी 1950। 1950 को। और पूरा कब हुआ? 26 नवंबर 1949। तो जब 26 नवंबर को पूरा हो चुका है तो इसको 26 जनवरी तक रुके क्यों रहे? था कि हम, सर, हाँ बताएं। मेरी जहाँ तक जानकारी इस केस में, वहाँ पर आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चूंकि 26 जनवरी का इतिहास के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू जी के संदर्भ में कुछ विशेष महत्व रहा है, तो उन्हें लगा कि चूंकि हमने इस डेट को पहले से घोषित किया हुआ है, अगर हम 26 जनवरी को घोषित करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है सर। दिनेश सर। थैंक यू सर। उपाध्याय सर। हाँ जी, रणछोड़ कुमार जी जी सर। सुन रहे हैं? ये आपके सरनेम में लिखा हुआ है गर्ग। जी सर। गर्ग एक महान व्यक्तित्व हुए हैं, इनके बारे में कोई जानकारी है आपको, या आपने कैसे लगाया इसको? सर, अगर मैं अपनी कास्ट के बारे में बताऊं तो सर, ये एक गर्ग है। बेसिकली हम एससी कैटेगरी से है, और ये गुरु शब्द जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। कुछ समाज जो है, हम उनका एज अ पंडित के रूप में होते हैं, वो गुरु है सर। गर्ग कोई एक व्यक्तित्व हुए, महान व्यक्तित्व, महर्षि हुए हैं, इसके बारे में जानकारी है आपको? सर, महर्षि गर्गाचार्य के बारे में मैंने सुना है, तो ज्यादा नहीं पता मुझे। नहीं है? सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। आपने बीएससी करके और फिर एमए किया। जी सर। और आपने लिखा मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? सर, मॉडर्न हिस्ट्री में एमए किया, इस प्रकार का कोई इसमें है क्या हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से? नहीं सर, पर वहाँ पर मुझे ऐसा ऑप्शन दिया गया था, और वहाँ कुछ पे है? एंशिएंट, लेवल और मॉडर्न में से किन्हीं एक स्ट्रीम को चुनना था सेकेंड ईयर। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, या मॉडर्न हिस्ट्री है केवल? सर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है सर। तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री क्यों लिखा अपने प्रोफाइल में? सॉरी सर, वो जगह का थोड़ा सा, और मैं टाइपिंग मिस्टेक थी, सॉरी सर। चलो, आप मॉडर्न हिस्ट्री के, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एमए आपने किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे केवल इतना सा बताएं, हिस्ट्री के बारे में एक दो सवाल आपसे पूछता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि ये जो अपना विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत कब, किस कारण से शुरू हुआ और किसने शुरू किया? सर, राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था, और अभी विक्रम संवत 2077 चल रहा है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि ये क्यों स्टार्ट किया गया था। किस आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी, और विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? सॉरी सर, इस बारे में ज्यादा नहीं। हाँ, मुझे इतना पता है कि ये कोई विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। सर, मैं किसकी विजय के उपलक्ष्य में, और राजा कहाँ के थे वो, ये नहीं पता आपको? सॉरी सर, मैं इस बारे में बाद में अभी और। चलो, मॉडर्न हिस्ट्री का एक सवाल पूछते हैं आपको। बीसी और एडी ये क्या होते हैं? सर, बीसी और एडी का अगर हम उसको विस्तार दें तो बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट,
और एडी का अर्थ है एना डोमिनी, अर्थात जब चलो उनका जन्म ठीक है। हुआ था। आप मुझे ये बताएं कि ये ईसवी सन जो है एडी जी सर। है ना, जी सर। ये कब शुरू हुआ? ये सर ये ईसा के कितने वर्षों बाद शुरू हुआ? सर उनके जन्म के साथ शुरू माना जाता है सर। हैं? जोर से बोलिए। उनके जन्म के साथ माना जाता है सर। उनके जन्म में और ईसवी सन के शुरू होने में कुछ दिनों का अंतर भी है? सॉरी सर, इतनी स्पेसिफिक जानकारी मुझे नहीं है। नहीं जानकारी, क्योंकि एग्जैक्ट उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे ये शुरू नहीं हुआ, भूल गए वो। और कितने वर्षों बाद शुरू हुआ? ईसा के जन्म के कितने वर्षों बाद शुरू हुआ? हेलो देखो, हेलो। हाँ, ईसा के जन्म के कितने वर्षों बाद और किसने शुरू किया? सॉरी सर, बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, गुण हैं, जिससे कि आपको आरएएस अधिकारी बनाया जाए? सर एक आरएएस अधिकारी में बनने में सत्यनिष्ठा आप में क्या गुण है? सर सत्यनिष्ठा, मन, कर्म और वचन तीनों में सुसंगता होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं सत्यनिष्ठ हूँ। दूसरा सर, मुझे नेतृत्व क्षमता, मुझ में नेतृत्व क्षमता है, क्योंकि मैं कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। मैंने चेस में, इंटर कॉलेज में। तो आप आरएएस क्यों बनना चाह रहे हैं? सर आप तो नौकरी कर रहे हैं। सर मैं जिस नौकरी में हूँ वो सिर्फ स्कूल तक सीमित है। मेरे वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है। मेरी जो क्षमता है, मेरा जो कुछ भी प्रयत्न है, वो सिर्फ स्कूल की परिधि तक सीमित है। वहाँ जॉब डाइवर्सिटी नहीं है। और फिर दूसरा सर, व्यक्ति को जीवन में उन्नति करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस एलई पढ़ूँ और आरएस की जॉब की तरफ आऊँ। सॉरी सर। सब डिवीजन स्तर पर दो कार्य क्षेत्र होते हैं, एक एसडीएम और एक एसडीओ। यस सर। ये क्या होते हैं? सर एसडीएम का उपखंड स्तर पर एक उपखंड अधिकारी होता है, एसडीएम का होता है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। जब न्यायिक शक्तियां संभालते हैं तो उसे एसडीएम कहा जाता है, और जब वही व्यक्ति, वही ऑफिसर विकास के कार्य करता है तो उसे सब डिवीजन ऑफिसर कहा जाता है। किस प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है उसको? सर उसे 6 महीने तक के कारावास की न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। वो 6 महीने की कारावास की। उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। न्यायिक शक्तियां होती है, उसको एक शब्द में बताइए, क्या कहते हैं? किस प्रकार की शक्तियां होती हैं न्यायिक शक्तियों को? क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि राजस्थान में ग्रामीण राज्य सेवा का गठन कब हुआ? सॉरी सर, ग्रामीण राज्य सेवा का गठन, ग्रामीण राज्य प्रशासनिक सेवा का गठन कब हुआ? सॉरी सर, बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, आपको ये जानकारी है कि अनुसूचित जाति के लोकसभा क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? अनुसूचित जाति के लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। नहीं मालूम? नो सॉरी सर। तो फिर ये बताएं आप कि हमारे यहाँ पर 1956 से पहले राज्याध्यक्ष को क्या कहते थे? राज प्रमुख शब्द था सर। पहले राज प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराजा सर। उदयपुर के महाराजा थे? जी सर। आर यू श्योर? जी सर। अच्छा, चलो आप एक और सवाल बताएं मुझे कि पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? पंचायत समिति का गठन सर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। विभिन्न मतदाताओं के द्वारा सर किया जाता है। हर पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक स्तर पर होती है। उसके क्षेत्र बटे हुए होते हैं, उनके लिए चुनाव होता है और वो फिर मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं सर।
प्रधान को कौन चुनते हैं? प्रधान को सर सीधा इलेक्शन होता है सर। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसका चुनाव कौन करता है? उसकी पात्रताएं क्या होती है? सर उनकी पात्रता के बारे में स्पेसिफिक नहीं है, पर जो सरपंच के लिए होती है आई थिंक वही होनी चाहिए। सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। और उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। धन्यवाद रणछोड़ जी, थैंक यू। आप इस रण में विजयी हो, कूटनीतिक विजय प्राप्त हो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर साहब। सर लोहिया सर। जी जी रणछोड़ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रणछोड़? जी सर। आपने पढ़ा होगा कि अभी कल परसों 2 कृषि विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए हैं राज्यसभा में। जी सर। ध्वनि मत क्या होता है? सर ध्वनि मत के अंतर्गत मतों का विभाजन नहीं किया जाता है, सिर्फ पेज थपथपाकर उनके द्वारा ही उनका बिलों को पारित करवा दिया जाता है। तो ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए ठीक है जहां मत विभाजन ना हो? सर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इतने महत्वपूर्ण बिल जहां पर जहां पर देश में इतने व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हो, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि इन बिलों पर मत का विभाजन होना चाहिए। इससे जनता में स्पष्ट संदेश जाएगा कि कौन सी पार्टी इनके साथ है, कौन सी पार्टी इनके साथ नहीं है, क्या सरकार वाकई में इस बिल को पास कराने के अंदर समर्थ है या नहीं है। नहीं तो मतलब सरकार तो लोकसभा में भी बहुमत में है, राज्यसभा में भी जो डेटा है सरकार बहुमत में है, तो मत विभाजन से क्या हो जाता है ऐसा जो ध्वनि मत में नहीं हो पाया? सॉरी सर, पर राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है। उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है। उनको अपने अलायंस जो है उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अभी अकाली दल जो था उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे ले लिया जस्ट बिकॉज की इस बिल का विरोध करने के लिए। तो हो सकता है कि ऐसे और भी कोई पार्टी होती जो उनका सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। अगर ऐसा होता है तो एक स्पष्ट संदेश जाता है कि कौन सी पार्टी इस बिल के समर्थन में और कौन से इस बिल के समर्थन में नहीं है। मत विभाजन से सर ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या वाकई सरकार इस मत को स्वयं के बल पर पास करवा सकती है या नहीं। तो इसका मतलब जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र तो संविधान खतरे में है, तो आप सहमत हैं इस बात से कि सरकार ऐसा कर रही है? ध्वनि मत नहीं सर, बता रहे कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल एकदम अगर हम सिंगल साइडेड कहे कि लोकतंत्र खतरे में, तो सर ऐसा नहीं है। चूंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो होती है उनका अपना एजेंडा होता है, उनको अपने राजनीतिक सत्ता के लिए कई बार विरोध करना होता है, तो ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं। पर मैं इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। हम एक अच्छी कंट्री में है और सर मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज्यादा अच्छा विकास होगा हम सबका। जिन 8 सांसदों का निलंबन किया गया है, तो वो राज्यसभा के सभापति की कार्यवाही ठीक है? हाँ सर बिल्कुल। क्या नहीं है, क्या लगता है आपको? मैं सहमत हूँ। अगर आप फिजिकली किसी इतने बड़े व्यक्ति के साथ आप फिजिकली उनके साथ आप मैं इसके लिए शब्द लड़ाई ही प्रयुक्त करूंगा क्योंकि वो वहां गए थे और उनका माइक छीनने का प्रयास किया गया था, तो वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं था। उनका निलंबन ठीक है और एक स्वस्थ लोकतंत्र इसी में है कि हम किसी भी बिल पर सरकार का बेजा विरोध नहीं करें, उस पर स्पष्ट और स्वस्थ बहस होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी सर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। अगर कोई फसल जिसकी बाजार में कीमत कम आ रही है तो सरकार ये कहती है कि हम फलानी फसल को इस मूल्य पर खरीदेंगे। इस एमएसपी की घोषणा फसल की बुवाई से पहले हो जाती है। कितनी फसलों को शामिल किया है सरकार ने एमएसपी में? 24+1। 24+1? हाँ सर। क्या मतलब है इसका? 24 जो है वो सर कृषि मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है और एक जो है गन्ना, उनके लिए सर संवर्धित मूल्य, जहां तक मुझे बारे में जानकारी, ये जारी किया जाता है। अच्छा, अभी गन्ने का नया एमएसपी बताया सरकार ने कितना है? सॉरी, गेहूं का। गेहूं का सर अगर मुझे गेस करने की अनुमति दे तो। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको?
1950 धान के समर्थन मूल्य कितना अभी सरकार ने कल परसों जो घोषणा की है? 1950, सॉरी सर, अजब नहीं, 1975। 1925 था, 50 रुपए बढ़ाया गया है। यस सर। अच्छा अच्छा। चर्चा चल रही है कि संसद का जो बैठकें होती हैं कम से कम 100 दिन चले, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इस बारे में क्या कहना है आपका? सर बिल्कुल, संसद चूंकि एक सर्वोच्च संस्था है भारत की, और वही कानून का निर्माण करती है। क्योंकि जिस तरह से शोरबाजी, हो हल्ला होता है, निलंबन होता है, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं कहा जा सकता है। सर, आपको किसी पर्टिकुलर बिल के प्रति, पर्टिकुलर पार्टी के प्रति आपका विरोध है, तो उसे आप स्वस्थ तरीके से आपको करना चाहिए, ना कि इस तरह से हो हल्ला करके, और इस तरह की आप स्पीकर पर जाकर फिजिकली आप उन पर होने की कोशिश करें, तो बहुत बुरा है। इसलिए सर 100 दिन का होना चाहिए। इससे कुछ ऐसे पर्टिकुलर बिल है, उन पर हम विस्तार से बहस कर सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक बनेगा सर एक ये। लेकिन सांसदों का कहना है कि इससे उन्हें अपने क्षेत्र में रहने का मौका कम मिलेगा, अपने लोगों की समस्याओं पे ध्यान कम दे पाएंगे वो। सर 100 दिन अगर संसद चले तो उसके बाद भी 265 दिन होते हैं। अगर आप लोगों से मिलेंगे तो उनकी समस्याओं का निराकरण हर स्तर पर तो संसद के द्वारा ही हो सकता है, कोई कानून बना के, कोई कार्रवाई करके। दोनों पक्ष है सर। आई थिंक 100 दिन सफिशिएंट है और इतने होने ही चाहिए। जैसे जैसे जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर धीरे 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 ये ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, स्लोली। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और 100 दिन होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात का समर्थन करता हूँ सर। आज 22 सितंबर है। आज से 14 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डायरेक्शन जारी किया था, है जानकारी आपको? सॉरी सर, इस बारे में तो पता नहीं। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म जानते हैं क्या होता है? हाँ सर, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में मैंने सुना है। मुझे इस पर्टिकुलर माननीय सर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उनको पढ़ा था। उसके अंतर्गत ये है कि पुलिस के अंतर्गत बहुत व्यापक स्तर पर कमियां है, अनियमितता है। क्योंकि पुलिस का गठन ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वयं के हितों के लिए किया गया था। भारत की आजादी के पश्चात भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बना है, तो उसकी पुलिस को भी उस हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। तो उस हिसाब से लोक कल्याणकारी पुलिस को एक अच्छे और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के रूप में कार्य करना चाहिए। और मुझे कहते हुए खेद है, लेकिन पुलिस को आज भी लोग देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसलिए कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्म्स की बात की गई थी, उन्हें सर पुलिस रिफॉर्म कहा गया है। प्रकाश सिंह बादल केस था 2006 में। थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अभी आपने कहा कि पुलिस को फ्रेंडली होना चाहिए, तो पुलिस फ्रेंडली हो जाएगी तो फिर तो चोरी डकैती अपराध कैसे रुकेंगे हमारे देश में? सर, फ्रेंडली से तात्पर्य या मित्रता या शाब्दिक फ्रेंडली से मतलब नहीं है कि पुलिस को देखकर आपको अच्छा लगे, उनको देखकर आपको ऐसा लगे कि हम एक सुरक्षित माहौल में, हालांकि अभी ऐसा है, पर फिर भी इसको हम और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करें तो बेहतर है। वरना जो पुलिस का कार्य है वो तो बखूबी कर ही रही है, चोरी है, डकैती है। अगर रेपिस्ट हैं, आतंकी अपराधी, अगर पुलिस को देख के उन्हें अच्छा लगने लगेगा तो फिर तो पुलिस अपने काम ही नहीं कर पाएगी। सॉरी सर, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ। जो अपराधी है उनके प्रति तो पुलिस जो रवैया अपना रही है, मैं उनसे सहमत हूँ। और अगर आप किसी सरकार का, किसी राज्य का कानून तोड़ते हैं तो आपको पुलिस अदालत आपको दंड देगी, तो आपको उससे भोगना ही होगा। कम्युनिटी पुलिसिंग शब्द सुना है आपने? राजस्थान में बड़ा पॉपुलर है। सामुदायिक पुलिस। सर नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी? नहीं। अच्छा, मोरल पुलिसिंग जानते हैं? मोरल पुलिसिंग क्या होती है? सर, मोरल का अर्थ तो नैतिकता है, के बारे में मैं अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा सर। अच्छा, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है आपको? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए सर, पैसा एक्ट के बारे में जानते हैं आप? सॉरी सर? पैसा एक्ट। पैसा एक्ट सुना है कभी नाम? हाँ सर, मैंने सुना है, राजनीति से संबंधित है। पंचायत एक्सटेंशन कुछ ऐसा है। सॉरी सर, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, एफआरए के बारे में जानते हैं?
फॉरेस्ट राइट एक्ट सॉरी सर। नहीं जानते हैं? टीएडी डिपार्टमेंट, CA। टीएडी ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, आप सिरोही से हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। सॉरी सर, मैं इस बारे में और अभी अध्ययन करूँगा। शेड्यूल्ड एरिया के बारे में जानकारी? हाँ सर, अनुसूचित क्षेत्र। क्या होता है ये? सर कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर पर्टिकुलर जनजाति आबादी ज्यादा है, तो उन्हें शेड्यूल एरिया के अंतर्गत उन्हें शेड्यूल किया जाता है ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके और वो मुख्य धारा से जुड़ सके। आप इसके लिए कौन कौन से पोस्ट आपको मिल सकती हैं अगर आप आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं? यस सर। कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको जहां आपको ये अधिकार मिलेंगे कि आप ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें? सर RS के अंतर्गत जो RS की पोस्ट होती है उसके अंतर्गत अगर मैं ट्राइबल एरिया में जाता हूँ तो मुझे वहाँ ट्राइबल एरिया मेरा पूछना है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी जहां आपको अधिकार मिलेगा कि आप ट्राइबल एरिया के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट पोस्ट नहीं पता। सॉरी। कुछ विजन है आपका इस एरिया में कुछ काम करने के लिए, कुछ और डेवलपमेंट करने के लिए? हाँ यस सर, बिल्कुल विजन है मेरा। क्या बताइए, क्या करना चाह रहे हैं? सर एक तो जो हमें जैसे सिरोही में भी है, तो हमें उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें एक बृहत और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए बाहरी या अछूत नहीं है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है। हमें एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए राज्य सरकार के स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर आपका भी। विजन बताओ, आपका विजन। सर अगर मैं इस पोस्ट पर आता हूँ तो मैं सर ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, उनको कोशिश करूंगा कि जो राज्य सरकार की योजना है उनके बारे में अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकूं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करवा सकूं। सोशल मीडिया के थ्रू मैं उन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, उन तक और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करूंगा और एक आपको बेहतर पता है इन क्षेत्रों में जो टीएसपी एरिया है वहां पर आप सोशल मीडिया लागू कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता चलता है, एक मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं। मान लेते हैं आप एडिशनल सीओ हैं, एडिशनल सीओ राजसमंद हैं, आप कुंभलगढ़ खमनोर ब्लॉक के लिए पैसा एक्ट को लागू करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप एक वर्कशॉप रखना चाह रहे हैं। कोविड-19 चल रहा है अभी। वर्कशॉप में आपको उन लोगों को जोड़ना है जो उन रेवेन्यू विलेजेस के लिए जो टीएडी एरिया में आ रही हैं, टीएसपी एरिया में है, उन लोगों के लिए कुछ नया करना है। और उन लोगों को जो कोरम में है, ग्राम सभा में है, वार्ड सभा में है, उन लोगों के साथ में आपको डिस्कस करके उनको समझाना है कि कैसे ट्राइबल एरिया का पैसा एक्ट के तहत आप वर्कशॉप आयोजित करके कैसे लोगों की डेवलपमेंट के प्रपोजल्स लेकर के ग्राम सभा में पास करवा करके आप उस पर काम कर सकते हो। चुनौती आपके सामने यह है कि ना तो वहां पर नेटवर्क है, ना वो लोग इंटरेस्टेड हैं, ना आपके सबऑर्डिनेट जो होंगे बीडीओ कुंभलगढ़, बीडीओ खमनोर, वो लोग आपका आदेश कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार अभी आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो ना वो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आप कैसे इसको आयोजित करेंगे कि आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? तात्कालिक समाधान तो यही हो सकता है कि हम किसी न किसी तरीके से उन तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करें और उनको हम इस कोविड-19 वर्कशॉप है उनके तहत जोड़ें। दीर्घकालिक उपाय ये हो सकता है सर कि अभी भी जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के लोग की मानसिकता ये बनी हुई है कि वो लोग राज्य सरकार या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये अभी भी जो अधिकारी है वह अंग्रेज कालीन परंपरा का ही अनुसरण करता है। तो उस एक भरोसे को तोड़ने की, उस एक मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है सर। अगर हम उस मिथक को तोड़ पाए हम बेहतर कनेक्टिविटी उनसे महसूस कर पाएंगे। और आपके पास में जो ऑप्शन है आपके सामने यह है कि आप इस पोस्ट पर 1 साल रहोगे, 1 साल 1.5 साल तक अधिकतम रह सकते हो। इतना बड़ा विजन आपने दीर्घकालीन उपाय बताया है, मुझे नहीं लगता है कि इस पद पर रहते हुए आप उसको सफलतापूर्वक
क्रियान्वित कर पाएंगे, क्योंकि आपके बाद नया ऑफिसर आने वाला है, हो सकता है वो आपके विजन से सहमति ना रखें, हो सकता है उसका अपना विजन हो, तो फिर वो दीर्घकालिक उपाय तो अंत तक नहीं पहुंचेगा, उसका परिणाम नहीं मिलेगा। सर चूंकि 1 साल 1.5 साल भी बहुत शॉर्ट पीरियड नहीं होता है, पर्याप्त समय होता है। अगर हम प्रयत्न करें तो हो सकता है कि अंतिम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, जो फाइनल रिजल्ट जो चाहिए कि 1.5 साल बाद हमें ऐसी पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा, पर हम कोशिश करें तो एक अच्छा सपोर्ट जो है और एक अच्छी रणनीति, अच्छा कोई 3 विजन हम बिंदु तैयार बताओ कि आपकी कोशिश में जो शामिल होंगे, कोई 3 बिंदु। सर मैं उन तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करवाऊंगा। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे, अच्छे अच्छे इन द सेंस अच्छे पोस्ट पर होंगे। मैं उनके थ्रू बात करूंगा, उनके माध्यम से वहाँ सबके लोगों को कन्विंस करवाने की कोशिश करूंगा कि आप सरकार के प्रति अपना सकारात्मक रवैया अपनाएं। और तीसरा, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनको बेहतर तरीके से लागू करेंगे। अगर उनको लगेगा कि राज्य सरकार हमारे प्रति सकारात्मक रवैया अपना रही है तो निसंदेह उनका भी रवैया सरकार के प्रति, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति बेहतर रहेगा। आप जूनियर असिस्टेंट हैं अभी, जी सर। क्या दायित्व होता है इसका? सर मैं स्कूल में जूनियर असिस्टेंट हूँ। स्कूल में गैर शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त, गैर शैक्षणिक कार्य जो होते हैं शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त, उनका संपादन सर एक जूनियर असिस्टेंट करता है। उसके अंदर टेक्स्ट बुक, आवक जावक, शाला दर्पण, इन सबका मेंटेनेंस वो करता है, किसी काटना है ऐसा। राजस्थान में अभी ट्रांसफर पॉलिसी पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। आज प्रिंसिपल, लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर के लिए उन्होंने सहमति दे दी है, पर थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अभी तक उन्होंने ट्रांसफर की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। इसको लेकर बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। साथ में एक मुद्दा आ रहा है जो सैलरी की कटौती से संबंधित है, उसमें भी शिक्षक वर्ग बड़ा नाराज है। और तीसरा ये काम आ रहा है कि जिसमें ये कहा गया है कि पीओस को कोविड-19 के चलते ग्राम पंचायत की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे कहीं लगता है कि शिक्षा विभाग सरकार की नीतियों के साथ सहमति नहीं रखता, और शिक्षा विभाग के जो कार्मिक है वो अपने निजी हितों के लिए हमेशा अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आतुर रहते हैं, या फिर वो अपना नकारात्मक रवैया सरकार के सामने रखते हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वह फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से हो। आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि अगर आप राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री के पीएस होते तो कौन से ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे शिक्षा विभाग में बहुत प्रभावी ये जो मांग उठ रही है, ये जो शिकायत उठ रही है, ये जो नकारात्मक पक्ष हमारे सामने आ रहा है वो कंट्रोल हो सकता? सर चूंकि जो शिक्षक है, शिक्षा विभाग के जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोविड में बहुत बेहतरीन कार्य किया है और मैं व्यक्तिगत तौर पर उन चीजों से जुड़ा हुआ भी हूँ। तो सैलरी काटना, चूंकि डॉक्टर्स के, पुलिस कर्मियों के वेतन नहीं काटे गए हैं, शिक्षकों ने भी उसी तरह से काम किया गया है, उनका भी वेतन काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ऐसे आर्थिक विषमता के माहौल में एक शिक्षकों के लिए एक ये समस्यात्मक है। मैं पर्सनल ये शिक्षा मंत्री जी को सलाह दूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्या वाकई वेतन कटौती ही एकमात्र उपाय है राजस्व के लिए? दूसरा सर उपाय ये होगा ट्रांसफर की पॉलिसी के प्रति। ट्रांसफर में सर जो एक व्यक्ति के ऊपर जो ट्रांसफर किया जाता है, ये थोड़ा बुरा है। किसी को पद च्यूज करके उसके किसी को उसकी पोस्ट से हटाकर उसकी दूसरी पोस्ट पर बैठना, ये सर बुरा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैकेंट पोस्ट है, ट्रांसफर वही होना चाहिए। इससे सर इनटॉलरेंस, इससे एक शिक्षा विभाग के अंदर असहिष्णुता बढ़ती है, क्योंकि इस पर कोई एक प्रिंसिपल के ऊपर दूसरा प्रिंसिपल आ रहा है तो उस प्रिंसिपल को फिर कोर्ट जाना पड़ता है, इससे लाना पड़ता है, काफी समस्या होती है। आपको लगता है कि आपकी बात शिक्षा मंत्री जी मान जाएंगे? सर अगर सही तरीके से और सही फैक्ट के साथ बताई जाए तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो मानेंगे। ओके, ललित सर। जी सर। फीडबैक। रणछोड़ जी, मेरी आवाज पहुंच रही? थैंक यू सर। यस कुछ सर। पॉइंट नोट करें। जैसे आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, आत्मविश्वास अच्छा है आप में, और कोई तकिया कलाम वगैरह भी नहीं है आपकी लैंग्वेज में। जो अनावश्यक शब्दावली का ज़्यादा उपयोग नहीं है आपके, बस कुछ में आप ध्यान रखें। एक तो जो आपका जिला है सिरोही, उसके संदर्भ मतलब उसके इतिहास की जानकारी और व्यक्तित्व और उनके कार्य,
गौरीचंद जी की कोई बुक वगैरह या उनकी पुस्तक या ट्रांसलेशन है तो इसका आप पूरा नंबर 1 हम सिरोही से शुरू करते हैं। सिरोही का पूरा आपको जानकारी हो। यस सर। सिरोही में राजस्थान की भी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और व्यक्तित्व की प्राचीन व्यक्तित्व और वर्तमान में जो करंट इश्यूज है उनका पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कहीं कहीं आपको अटक रहे थे आप। जो आप सिरोही जिले से हैं, जो एरिया में आता है, टीएसपी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन सी तहसीलें हैं, कितने जिले हैं और उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या योजनाएं हैं, ये टीएसपी से रिलेटेड पूरा आपकी जानकारी में रहना चाहिए। इसमें लगभग प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं। इसके बाद आप जिस परीक्षा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं आरएएस का, तो आज बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे उपाध्याय सर ने आपको पूछा था आरटीएस के बारे में, ग्रामीण सेवा, उसकी जानकारी नहीं, उसका उत्तर आप नहीं दे पाते, तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ ही पंचायती राज, राजस्थान का एकीकरण, पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान जैसे पेशा एक्ट वगैरह, इनकी पूरी जानकारी हो। और अंतिम बिंदु है कि किसी भी मुद्दे से संबंधित आप अपना एकदम स्पष्ट रखें, स्पष्ट राय रखें। बाकी ओवरऑल जो आपका इंटरव्यू रहा है अच्छा रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दिनेश सर। उपाध्याय सर। हाँ जी, रणछोड़ जी, यस सर। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी बहुत जरूरी है। इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो आपने आरएएस का एग्जाम पास किया है तो ये चीजें तो पहले ही आपने पढ़ी होंगी। और अगर आप अखबार पढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीजें वापस रिपीट होकर आती हैं समय समय पर, तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें और आप इस तरह के मॉक इंटरव्यू एक दो और अटेंड करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि यहाँ पर अनुभवी लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी रखें अपने जवाबों में, है ना। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके उत्साह को प्रकट कर रहा है, लेकिन इस उत्साह के साथ थोड़ा सा बेसिक प्राथमिक जानकारी होना सभी विषयों के बारे में आवश्यक है। जैसे ओझा जी के बारे में आप नहीं बता पाए तो ये तो ठीक नहीं है ना। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने एमए किया है तो राजस्थान हिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी। ओझा जी के बिना राजस्थान हिस्ट्री पूरी नहीं होती है। ओझा जी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आपका नाम तो वहां नहीं होगा, लेकिन फिर भी गर्ग ऋषि के बारे में आपको जानकारी नहीं है। केवल गर्ग सरनेम लगाने से नाम नहीं होगा वहां, इस पर शायद सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपको, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो थोड़ा इंटरव्यू के लिए थोड़ा तैयारी करें आप, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अतुल सर। रणछोड़ जी, करंट के पॉलिटी के क्वेश्चन तो आपने लगभग अच्छे जवाब दिए। थोड़ा सा पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में जरूर आप नहीं बता पाए। आपका इतिहास भी विषय रहा है और एक तरह से अब इतिहास का ही पार्ट हो गया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा डायरेक्शन था प्रकाश सिंह केस में पुलिस रिफॉर्म्स को लेके, और आज 14 साल पूरे हुए हैं। तो बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन में तो काफी अच्छा जवाब आपने दिया। ध्वनि मत है या संसद के 100 दिन चलना चाहिए उसके लिए कानून, तो आपके ठीक था, आपका आइडिया व्यू ठीक था आपका। तो थोड़ा न्यूज़पेपर करंट इश्यूज के बारे में और जानकारी रखिए। ओवरऑल अच्छा था इंटरव्यू आपका, और 1-2-3 मॉक देंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो हो जाना चाहिए सिलेक्शन आपका। अच्छा है जी सर। रणछोड़ जी। जी सर। देखिए इंटरव्यू का क्या होता है कि अभी आज का इंटरव्यू देखें तो अच्छा हुआ है आपका जो वाक्य संरचना थी वो बहुत ही अच्छी थी। आप हिंदी में बड़े कमाल के बोल रहे थे, आपकी अभिव्यक्ति अच्छी थी। तथ्यात्मक रूप से जो है शुरुआत में चेहरे पर कोई जोश, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया, तो वो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। हालांकि ये सभी के साथ स्वाभाविक है। आज का इंटरव्यू अच्छा हुआ इसका मतलब नहीं है कि आने वाले मॉक इंटरव्यू भी अच्छे होंगे। उसके लिए आपको फिर से देखना होगा कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चंस किए थे, अगर वो मैं शुरुआत में करता तो शायद आपका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं होता। तो आपको अपने एरिया के बारे में, अपने लोकल एरिया की हिस्ट्री, कल्चर, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जिस एरिया से आप आ रहे हो, ट्राइबल एरिया,
उसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन से एक्ट बने हुए हैं, कौन से सर्कुलर्स आए हैं, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे इस विभाग के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए काम करना पड़ सकता है। और जब आपका बायोडाटा ये कह रहा है कि आप यहाँ से हैं, तो आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए कि मैं इस समाज के लिए, इस वीकर सेक्शन के लिए ये विजन रखता हूँ, इस तरीके से मैं करूंगा। दूसरा, हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। ललित जी हैं क्या? रणछोड़ जी? जी जी रणछोड़ जी सुन रहे हैं आप? यस सर, आएंगे। हाँ, तो आपका जो सकारात्मक रवैया, वेतन कटौती को लेकर आपने कहा कि नहीं, शिक्षकों का जो है आप थोड़ा पर्सनल ले गए उसको, ऐसा इंटरव्यू में प्रेजेंट ना करें। आपको हमेशा पार्ट रहना है सरकार का। आप जहां हैं वहां नहीं रहना है, आपको जहां जाना है वहां रहना है। जैसे ही एंगल बदलता है तो हमारा हमारा निर्णय भी बदल जाता है। जो गाड़ी में सवार लोग होते हैं वो बाहर वाले लोगों को आने नहीं देते हैं, लेकिन बाहर वाला जो होता है वो चाहता है कि अंदर चला जाए। पढ़ा है ना उदाहरण? जैसे ही वो अंदर जाता है फिर उसका विचार बदल जाता है कि अब बाहर वाला नहीं आना चाहिए। तो आप पहले से मान के चलो कि आप राजस्थान सरकार के अंग हो। अब आपका जो निर्णय होगा वो राजस्थान सरकार के लाभ के लिए होगा, उसके हित के लिए होगा, और उसी विजन से काम करोगे जो उस एंगल से आपको, उस अप्रोच से नजर आ रहा है। तो आप ये ना कहें कि डॉक्टर और उसके लिए सैलरी, ये एक उदाहरण है, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप हमेशा वहां पर रहें, शिक्षा मंत्री जी के पास में। तब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा निर्णय लिया गया। दूसरा, ऐसे छोटे छोटे बिंदु भी आपको पता होने चाहिए कि शिक्षा मंत्री जी वेतन कटौती का निर्णय नहीं लेते, वो फाइनेंस से आता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा सीएम साहब के पास में है। तो आप शिक्षा मंत्री जी को कितनी अपील कर लें, वो इस पे आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपकी अपील जानी चाहिए सीएम साहब के पास में। तो आप इस छोटी चीजों को भी ध्यान रखें। और आपने कुछ शब्द ऐसे लिए, किसी न किसी तरीके से मैं टीएडी ट्राइबल एरिया के उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। मुझे ये किसी न किसी शब्द नहीं सुनना था, मुझे ये सुनना था कि मैं इस तरीके से। तो आपने आपने वो जो तरीका था उसके आगे ये किसी न किसी लगा दिया, और वो जो मेन आपका एक्शन प्लान था वो आपने हमारे साथ शेयर ही नहीं किया। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे करूंगा। नंबर 1, मैं उन समाज के प्रमुख, वहां के जो सामाजिक लीडर हैं, नेतृत्व करता है, उनसे संपर्क बनाऊंगा। आपको जैसे ही कोई अप्रोच दी जा रही है, क्योंकि आप अकेले नहीं सुन रहे हो, और भी बहुत लोग सुन रहे हैं, मैं सभी के लिए ये सजेस्ट कर रहा हूं कि जैसे ही आपको कोई समस्या दी जाती है तो उसको टुकड़ों में बांटिए। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी जिसमें आपके सबॉर्डिनेट जो है वो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन थी कोविड-19 को लेकर आपको वर्कशॉप आयोजित करनी है, दैट मीन्स उसकी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरी बात ये थी कि वहां पर नेटवर्क कवरेज भी नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी आपको अपने एक्शन प्लान में एक तीर वहां पर भी लगाना चाहिए था। चौथी बात थी कि जो लोकल लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपका जब आंसर आए तो आप इतना ध्यानपूर्वक धैर्य से सुने कि आप चारों चीजों पे अपना एक्शन प्लान बना करके बिल्कुल प्रेजेंट कर सकें। ये बहुत जरूरी चीज है, ताकि आप में लगे कि अगर आपको कोई एक स्कीम दे दी गई और आपको कहा कि ये एरिया है और आप इसमें जाकर अपने आप को साबित करिए कि आप कितने अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आप बता सके कि ये नंबर 1 वीडियोज के लिए मैं ये करूंगा, उन्हें मोटिवेट करूंगा ये को। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है तो मैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से कराऊंगा, सैनिटाइजर वो सारी। नंबर 3, आपने कहा कि आपको जो है नेटवर्क नहीं है, तो पास की जो पंचायत है जहाँ राजीव गांधी सेवा केंद्र है, वहां फाइबर नेट होती है, वहां से करवाया जा सकेगा। चौथा लोकल एरिया था। तो इस तरह से आपको पूरी रणनीति बना करके पॉइंट वाइज अपना जवाब प्रेजेंट करेंगे तो एक एनालिटिकल अप्रोच भी लगेगी, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, और ऐसे सवाल के जवाब जो ओपन होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं उस एरिया में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी करेंगे। बाकी ओवरऑल अच्छा था, लेकिन मैं कहूंगा कि आप और मॉक इंटरव्यू दें। ललित सर मॉक इंटरव्यू आयोजित कर रहे हैं, उनसे जुड़ें और मॉक इंटरव्यूज दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ललित सर नेक्स्ट 11। जी सर, कृष्ण कुमार।